गाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस पी त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों ट्रांसफर का सीजन चल रहा है। मियाद 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तबादलों पर तकरार कायम है। 2 साल बाद हटी रोक के बाद उम्मीद थी कि तबादलों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह सिफारिशों का दबाव। नेता अपने कद और ओहदे के दम पर अपनों का ट्रांसफर कराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कई सियासी अदावत निकालने में मशगूल है। नेताओं की पसंद, नापसंद और सिफारिश का तड़का भी तबादलों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नेताओं के निजी स्वार्थ के कारण ट्रांसफर अटके हैं? बार बार क्यों बढ़ानी पड़ रही है तबादलों की नियम, और क्या नियम कायदों के तहत हो पाएंगे तबादले? जनता मांगे जवाब में आज तबादलों पर तकरार पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में तबादलों पर तकरार। छतरपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की कई अफसरों को हटाने की सिफारिश। अफसर बोले स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो कर दी शिकायत। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। मध्य प्रदेश मंत्रालय के सामने लहराया देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा। सीएम शिवराज ने किया ध्वजारोहण। कल भोपाल में देश के विकास मंत्र पर होगा मंथन। नीति आयोग की उप समूह की बैठक। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने की जन कल्याण मेले की शुरुआत। सीएम रमन ने रक्षा क्षेत्र में प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव। पेंड्रा में हुई भूख से मौत के मामले में अजीत जोगी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, गरीबों की सरकार कहने वाली पार्टी की खुली पोल। कांग्रेस में 1.5 साल बाद शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी। सत्यदेव कटारे ने कहा, फैसलों की करेंगे निगरानी। सरकार ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान पर पाबंदी। पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना। सरकार ने जारी किया आदेश। नारायणपुर पुलिस कैंप पर नक्सलियों का हमला। 3 जवान घायल। गृह मंत्री पैकरा ने कहा, कार्रवाई से बौखलाए नक्सली। छत्तीसगढ़ में 6 आईएएस का तबादला। बेमेतरा की कलेक्टर होंगी रीता सांडेल। भाटापारा से आदिम जाति विभाग भेजे गए राजेश सुकुमार। और बैरसिया एसबीआई बैंक के सामने लूट। बदमाश ने पहले अंदर की रैकी, बाहर निकलते ही 4 लाख से भरा बैंक झपटा। तो तबादला कभी सरकार की जरूरत होती है तो कभी नौकरी पेशा इंसान की। सरकार नहीं चाहती कि एक जगह लंबे समय तक जमे रहकर कोई अधिकारी कर्मचारी लाल फीताशाही करने लगे। वहीं कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की सुविधा से नौकरी की जगह चुनना चाहता है।
तबादलों का पूरा सिस्टम ही इन दो जरूरतों पर टिका हुआ है, लेकिन इस सिस्टम में सेंध भी सियासत ने ही लगाई है। नियमों में भले ही नेताओं की दखल का जिक्र न हो, लेकिन हकीकत यही है कि इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। छुट भइये नेताओं के लिए ट्रांसफर का सीजन मुफीद साबित होता है। मानो हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा। तबादलों में कमाई भी है और रसूख। तो छतरपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष का पत्र सुर्खियों में है। प्रभारी मंत्री को लिखे इस खत में अफसरों पर जहां भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, वहीं अफसरों ने भी बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह किस्सा तो केवल एक जिले का है, हालात लगभग पूरे प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही है। शौक लगा लाटा। क्या है? 300 किलोमीटर दूर से आके 440 वोल्ट का शौक लगा? हाँ, तेरे को क्या लगा? तेरे ट्रांसफर ऑर्डर का अर्जी पे आया है तू? गलत, मेरे मर्जी से आया है तू। जयकांत शिकरे का एरिया में आया है तू। फिल्म सिंघम के जयकांत शिकरे की तरह ही सूबे के नेता भी अफसरों को इधर से उधर करने में मशगूल हैं। अफसरों की नाफरमानी का खामियाजा तबादले की कीमत पर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल ने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खत लिखकर जिले के अधिकारियों के तबादले की सिफारिश की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष की इस सूची में जिला पंचायत सीईओ से लेकर जिले के कई एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और सहकारिता विभाग के उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। खत के मजमून के मुताबिक अफसर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, लिहाजा उनका जिले से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। हालांकि पत्र सामने आने के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं। मैं किसी कर्मचारी के बिना विरोध में हूँ, न किसी पे आरोपित करता हूँ, लेकिन जो सत्य है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो नाम दिए वो मैंने उचित स्थान पर भेजे। बीजेपी जिला अध्यक्ष का ये अकेला लेटर और सूची ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश प्रजापति ने भी एक लेटर प्रभारी मंत्री को लिखकर लवकुश नगर तहसीलदार के आचरण पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की है। ट्रांसफर के लिए लिखे गए इन पत्रों ने जहां अधिकारियों को मानसिक प्रताड़ित कर उनके आचरण पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं अफसर भी अब खोलकर सामने आ गए हैं। अफसरों के मुताबिक नेताजी का निजी स्वार्थ और हित न पूरा होने की वजह से उनके तबादलों की मांग की जा रही है। कोई व्यक्तिगत या व्यक्तिगत स्वार्थ जो है पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। इस कारण से लोग जो है वो दुर्भावना रखते हैं और जो है स्थानांतरण के लिए जो उसमें कोई वो जो नहीं रहता है। तो यदि आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, शासन जो है वो चाहेगा तो हटा देगा, हटा देगा, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे। छतरपुर में अफसरों के तबादलों पर तनातनी तो महज बानगी है। दरअसल खींचतान पूरे प्रदेश में बनी हुई है। 2 साल बाद जहां पहले 1 महीने के लिए बैन हटाया गया था, लेकिन सिफारिशों को देखते हुए 19 मई और उसके बाद 30 मई तक की मियाद तय कर दी गई। लेकिन इस दौरान भी ट्रांसफर पर टकराव बना हुआ है। जहां सूबे के वित्त मंत्री भी इसे दबी जुबान में कबूल कर रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तबादलों के सहारे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखो, ट्रांसफर उद्योग बहुत पुरानी कहानी है और चलता रहता है, और इनकी सरकार में चूंकि संगठन का दबाव रहता है, इसलिए वो ट्रांसफर उद्योग संगठन करवाता है। चल रहा है, वो हर साल चलता है, पिछले साल भी हुआ। जब तबादले हुए हैं लगातार 2 साल के बाद एक साथ तबादले हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत गहमा गहमी होना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है, 2 दिन की और बात है, हो जाएगा। 2 साल बाद प्रदेश में तबादलों की बयार आई हुई है। सीएम शिवराज ने पहले ही नेताओं को तबादलों में हाथ डालने में एहतियात बरतने की ताकीद दी थी।
लेकिन सीएम की नसीहत भी नेताओं पर बेअसर साबित हो रही है। कायदे पहले ही ताक पर थे। लिंगानुपात में पिछड़े 9 जिलों में महिला अफसरों की तैनाती तो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। ऐसे में विपक्ष का तबादलों की तिजारत का इल्जाम लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मियाद खत्म होने तक मुकम्मल तबादले हो पाते हैं या नहीं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ राशिद अहमद खान। तो जब सियासी अदावत में उलझे तबादले और तबादलों पर हो तकरार तो सवाल उठना लाजमी है। क्या नेताओं के निजी स्वार्थ के कारण अटके तबादले? बार बार क्यों बढ़ानी पड़ रही है तबादलों की मियाद? सीएम के निर्देश के बावजूद चिन्हित 9 जिलों में महिला अफसर क्यों नहीं? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जेपी धनोपिया जी। धनोपिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व आईएएस अधिकारी डीएस राय जी। राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। राय साहब, आपका भी स्वागत है। हम दलील जाने इस तबादले को लेकर सत्ता पक्ष की और विपक्ष की उस पर टिप्पणी ले, उसके पहले हम दिनेश गुप्ता जी से ये जानेंगे। दिनेश जी, आप मंत्रालय के मामले में आपको महारत हासिल है। कहा जाता है कि मंत्रालय में जो भी पत्ता भी खड़कता है, एक कागज इधर से उधर होता है, तबादलों में क्यों इस तरह से तिथि बढ़ाई जाती है, सब के बारे में आपको एक महारत हासिल है। ऐसे हमारे पत्रकारिता जगत में लोगों की मान्यता है, मैं भी मानता हूँ। क्या वजह है कि तारीख पे तारीख बढ़ानी पड़ रही है और इस तरह के मुद्दे कब आते हैं जब एक संगठन का आदमी लिखता है सबको बदल दिया जाए, दूसरी तरफ अधिकारी अपना मोर्चा खोल देते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, ये आप भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस किसी की भी सरकार हो, तबादले में इस तरह की सिफारिशें बड़ी आम चीज है पूरी सरकार में। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है कुछ अलग तरह की है। जब भी उनकी सरकार इस प्रदेश में आती है तो वो एक जिले में एक समन्वय समिति गठित कर देते हैं और उस समन्वय समिति में संगठन के जिला अध्यक्ष भी होते हैं, महामंत्री भी होते हैं और उनकी सिफारिशों को काफी महत्व दिया जाता है। देखिए, प्रदेश में 2 साल से तबादले नहीं हुए, ये कोई विषय नहीं है कि 2 साल में नहीं हुए, 3 साल। तबादले होते क्यों हैं? किसी भी स्थान पर यदि कोई भी व्यक्ति, देखिए एक सामान्य नियम है कि 3 साल से अधिक जिस व्यक्ति को हो गए उसको उस जिले से हटा दिया जाता है। इसलिए हटा दिया जाता है कि भ्रष्टाचार ना बढ़े, कोई जो है पक्षपात ना हो, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही ये तबादले किए जाते हैं। लेकिन तबादले में ये इस तरह के, देखिए दोनों तरह के तबादले हैं। कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार पोस्टिंग चाहते हैं, कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनकी अपनी पारिवारिक दिक्कतें होती है, जिसमें नीति बनाई इसलिए जाती है कि तबादले में उन्होंने विकलांग है, कोई परित्यक्ता है, कोई किसी की पारिवारिक समस्या है, तो नीति में इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या है कि आप बगैर सिफारिश के तबादला संभव नहीं है, क्योंकि जो मंत्रालय में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन तक छोटा कर्मचारी नहीं पहुंच सकता। यदि आप कंडक्ट रूल देखेंगे, कंडक्ट रूल में ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल सिफारिश मान्य नहीं होगी। इसके बावजूद वो होता है। देखिए, उन्होंने यदि कोई जिला अध्यक्ष मंत्री को पत्र लिख रहा है तो गलत नहीं है। मंत्री को पत्र लिखना एक सामान्य प्रक्रिया है और मंत्री यदि चाहे तो उस पर नोट शीट लिखकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो पत्र सीधे किसी प्रमुख सचिव को लिखा होता, सचिव को लिखा होता तो कोई विवाद की स्थिति बनती है। ये उस तरह के राजनीतिक पत्राचार है जिसमें कोई विवाद नहीं होता मेरे हिसाब से। दिनेश जी, मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पे जिला अध्यक्ष ने लंबी फेहरिस्त है उनके सामने, लंबी सूची है जो उन्होंने लिखा है इन सब अधिकारियों को हटा जाए। और दूसरी तरफ कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अधिकारी इस तरह से खुलेआम मोर्चा नहीं खोल सकता है कि इनके हम काम इनके नहीं किए, इनके जो स्वार्थ थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इस तरह के हम लोगों को ट्रांसफर करने की उन्होंने सिफारिश की। देखिए, मैंने अब ये बाइट देखी, उसका जिस भी अधिकारी ने जिस तरह से ये काउंटर अटैक किया है कि साहब ये उनकी मर्जी से हमने काम नहीं किया इसलिए नहीं, हो सकता है इसमें और भी कोई कारण हो, काम किस तरह के थे। देखिए, सिफारिश यदि जनप्रतिनिधि सिफारिश नहीं करेगा तो जनता किसके पास जाएगी? क्या कोई अफसर किसी जनता की सिफारिश सुनता है? उसकी ग्रीवेंसेस को सुनने वाला है कौन? अल्टीमेटली इजी अप्रोच होती है कि नेता के पास जाइए। यदि नेता के पास जाकर अपनी ग्रीवेंसेस को कहना और उसकी रिकमेंडेशन कराना, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही है ना, आप नेता के पास जाना ही पड़ेगा आदमी को। बिल्कुल दिनेश जी, आपने हितेश जी का मामला हल्का कर दिया। हितेश जी बोले, राय साहब आप कलेक्टर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, इस तरह के झंझावातों से आप जूझते रहे हैं, क्या
कब ऐसी परिस्थिति आती है कि अधिकारी और नेता को आमने सामना होना पड़े? और जब अगर 15 तारीख तक की डेट तय कर दी गई थी तो उसको फिर 19 फिर 30 बढ़ाने का क्या इसको क्या माना जाए, क्यों बढ़ाया जाए? देखिए, ट्रांसफर का काम बहुत पेचीदा काम है, बहुत बड़ा काम है और सब विभागों में ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर एकमात्र काम नहीं है जो सरकारी अधिकारियों को करना पड़ता है और भी साथ में रूटीन काम भी चलता रहता है। तो ट्रांसफर सीजन जब भी आता है तो उस पर प्रेशर पड़ना, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर या शासन के ऊपर या जिला स्तर पे, ये प्रेशर तो पड़ता है। अब प्रस्ताव बहुत तरीके से आते हैं। HOD भी प्रस्ताव देता है कि मेरे कर्मचारियों को बदला जाए, नेता भी प्रस्ताव देते हैं, कलेक्टर भी प्रस्ताव देते हैं, अधिकारी की खुद की भी दरखास्त होती है। इन सब का समन्वय करके उनको ट्रांसफर की सर्वमान्य सूची निकालना, ये कई बार समय सीमा में नहीं हो पाता। पहले भी समय सीमा बढ़ती रही है, पहले तो 15 जुलाई तक ट्रांसफर हुए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। तो उद्देश्य ये रहता है कि बरसात आने के पहले अधिकारी रिलीव होकर अपने नए स्थान पर पहुंच जाए। स्कूल में जो एडमिशन होते हैं बच्चों के, वो अधिकारियों के बच्चों के एडमिशन हो जाए, पढ़ाई में बाधा ना पड़े। परंतु जब ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो और की सर्वमान्य सूची नहीं बन पाती, मंत्री जी बाहर हैं, HOD से प्रस्ताव बन पाया, शासन ने वापस कर दिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये बहुत असामान्य बात नहीं है कि 15 मई को 19 में कर दिया, 19 मई को 21 में कर दिया, हो सकता है वो 15 जून भी हो जाए, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत तरीके से काम हो रहा है। तरीके से नहीं, उन्होंने तो उद्देश्य उनका अच्छा रखा है कि 31 मई तक हो जाए। 15 दिन नहीं हो पाएगा तो कैबिनेट को, मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार है कि उस तारीख को आगे बढ़ा लें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो राय साहब, जब ये तबादले का प्रक्रिया चालू होती है तो लगभग ऐसा होता होगा, आपने भी देखा होगा, 1 महीने 1.5 महीने बाकी सारे काम ठप पड़ जाते होंगे। हाँ, अब जैसे सूखा राहत बांटना है या गर्मी में पेयजल की व्यवस्था करना है या कहीं आग लग गई तो आग बुझाना है, इस प्रकार की और भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो तो नहीं अपन उसको निगलेक्ट कर सकते। तो तबादले का काम भी चलता रहता है। अब यहाँ पर 230 MLAs हैं, कितने 313 ब्लॉक हैं, बहुत सारे 48-55 जिले हैं, उन सबके प्रस्ताव आना है, HOD उसकी लिस्ट बनाएगा, शासन को भेजेगा, शासन उसका परीक्षण करेगा, मंत्री जी को भेजेगा, इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। और ये बहुत बड़ा काम तो नहीं है, ट्रांसफर बड़ा काम है पर सबसे बड़ा काम नहीं है, वो और भी काम चलते रहते हैं। बिल्कुल हितेश जी, निश्चित तौर पर राय साहब से जिस तरह हमने पूछा कि इस समय बाकी काम ठप पड़ जाते हैं, हम आपके पास ये छतरपुर वाले मुद्दे में बाद में आएंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस दौरान जब ओला पीड़ित सर्वे का काम त्राह त्राह मची हुई है, मुआवजा बांटना है, गेहूं खरीदी का काम हो रहा है, ऐसे समय पे अगर संबंधित पटवारी, संबंधित तहसीलदार, संबंधित SDM का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है, तो उसने अगर सर्वे नहीं किया है तो जो अधिकारी आएगा वो जाने, एक दूसरे के ऊपर काम थोप दिया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण काम था। अगर 2 साल से नहीं तो 3 साल और हो जाते, फिर ये ट्रांसफर सीजन खोलते। देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो मैं आपके सवाल का सीधे जवाब दे दूं। कभी भी स्थानांतरण होते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सारे स्थानांतरण नहीं हो जाते कि कहीं पर 10 SDM काम कर रहे हैं तो 10 के 10 बदल दिए जाए, एक आध का होता है। दूसरी बात, जो भी SDM जो काम कर रहा होता है, 20 अधिकारी उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो काम प्रभावित नहीं होता है। तो ये कहना बहुत अतिशयोक्ति है कि किसी भी जिले का काम प्रभावित होता है। काम तो प्रभावित होगा डॉक्टर साहब, नहीं आप कह सकते हैं ना, पर मैंने आपको बताया चूंकि ओला पीड़ित जो सर्वे, अभी दर्शक भी आएंगे आप साथ जुड़ेंगे, इसके पहले भी किया कि सर्वे नहीं हुआ, ये बहुत जगह से शिकायत है जी, वो विषय अलग है, उस पर आप बोलेंगे, हम चर्चा करेंगे जी। लेकिन स्थानांतरण एक सीमित संख्या में होते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी उस सीमित संख्या का उल्लंघन नहीं किया है जी। निश्चित प्रतिशत में होता है, वो आपको सब पता है, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर्स हैं, तो ये एक बात ये होगी। तो निश्चित तौर पे वो आपका समर्थन तो दिनेश जी ने पहले ही कर दिया है और उस पर मोहर लगा दी है राय साहब ने कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी त्रिपाठी जी, मैं केवल तथ्य रखूंगा और मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में सब कुछ हमारे ही पक्ष में है जी, मैं ये कहते हुए भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन सच तो कह सकता हूँ जो हमारे पक्ष में है जी। दूसरी बात, जैसा कि आप खुद जानते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए, जहां साल भर स्थानांतरण होते थे, आपने स्वयं दिखाया 2 साल से हमने आम स्थानांतरणों पर बैन लगा हुआ था, यानी कि अमूमन सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक जगह पर पर्याप्त समय मिला काम करने के लिए। फिर आपने बहुत अच्छी बात ओपनिंग में कही, दिनेश जी ने भी कही कि 2 आधार होते हैं स्थानांतरण के, एक प्रशासनिक आधार होता है, एक स्वयं के व्यय के आधार पर स्थानांतरण होता है। स्वयं के व्यय में यानी कि उसकी पारिवारिक दिक्कतों की वजह से वो खुद आग्रह करता है कि मेरा स्थानांतरण संबंधित जगह कर दिया जाए। प्रशासनिक आधार में 2 चीजें होती हैं, या तो उसकी प्रमोशन, पोस्टिंग या लंबे समय तक यदि ड्यू है तो शासन तय करता है कि अब इनको जरूरत के हिसाब से यहाँ लेकर जाना, या फिर उसके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं
त्रिपाठी जी, और उसी ऑफिस की शिकायतें हैं रहते हुए तो उसको उस ऑफिस से हटाया जाता है जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जांच की अपनी प्रक्रिया होती है और उस दौरान भी उस अफसर को या अधिकारी को वहां से हटाने की रूटीन प्रक्रिया भी होती है। पर चूंकि शिकायतें कोई बहुत हीनियस किस्म की नहीं होती है तो जब स्थानांतरण आमतौर पर होते हैं तब उनको उस सूची में डाला जाता है। लेकिन शिकायतें यदि गंभीर होती हैं तो फिर बीच में भी स्थानांतरण कोऑर्डिनेशन से विषय को लेकर किया जाता है। वो ट्रांसफर हो जाते हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शकों ने सुना कैसे ट्रांसफर होते सारे। एग्रीड। हमारे सवाल दो हैं। एक, अगर 2 साल तक नहीं खोला गया था, इस बार आप भी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री भी काफी इस मामले में चिंतित हैं कि किसानों को किस तरह से राहत दी जाए। भी हो जाएंगे। नहीं, किस तरह राहत दी जाए। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो जो सर्वे का काम, मुआवजा देने के काम, वो रुकेगा। मैंने आपसे दूसरा निवेदन किया कि 1-2%, 3%, 10% संख्या तय है जी। सब नहीं बदल दिए जाते हैं जी। तो इसलिए ये कहना कि अस्पताल बंद हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। और जो बात दिनेश जी ने कही है, राजनीतिक प्रतिनिधि चूंकि जनता के बीच काम करते हैं तो दोनों प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और 2-2 साल तक स्थानांतरण नहीं होते तो लंबित होते हैं। मैं आपको हमारे, और ये कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के भी मैं इतने सारे लेटर्स आपको बता दूंगा अभी के। नेता प्रतिपक्ष जी के यहाँ से हमारे पास कितने लेटर प्राप्त हुए हम ये भी बता देंगे। पर चूंकि राजनीति में काम करने वाले लोग जनता के बीच काम करते हैं, प्रतिपक्ष का नाम लिया, धनौपिया जी गुस्से में आ रहे हैं जी। शिकायतें आती हैं, हम बता देंगे ना, फिर उनके भी तो एमएलएज हैं जी। तो 56 एमएलएज हैं जिनके पत्र हमारे पास है और संख्या भी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर अगेन मैं इस बात को कहूंगा, हाँ, उसके पीछे यदि मंशा चाहे वो किसी भी दल का हो, यदि खराब है, जो अभी भी नहीं साबित होती, और जिस अधिकारी को आपने दिखाया है मैंने उसके बारे में पूरी मालूमात करके मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, थोड़ा सा संदिग्ध है त्रिपाठी जी। मैं इस पटल पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जांच में ऑलरेडी वो विषय है, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा नहीं करा जाए। उनका भी अपना पक्ष है, जो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर दूध के धुले नहीं है, ये तो तय बात है। तो मुझे लगता है किसी प्रकरण में यदि कोई दुर्भावना निकल कर आती है तो उस पर विचार होना चाहिए। और यही कारण है कि जिले में जिला अध्यक्ष अपनी कोई भी अनुशंसा इस प्रकार की होती है, शिकायती है किसी प्रकार की, तो मंत्री जी को प्रेषित करता है, मंत्री जी उसकी जांच करते हैं, उचित समझते तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग को, जैसे कि मैं मॉनिटर करता देखता रहता हूँ, मेरा मूल विभाग भी रहा है, अभी हार्डली 150 की संख्या में, 200 की संख्या में ट्रांसफर हुए हैं खुद। एक 127 की सूची जारी हुई थी, एक 60-70 क्लास 1 की हुई थी या 90 की, इसके अलावा कुछ नहीं हुए। तो 10,000 के लोगों के डॉक्टर्स के सर्कल में केवल 200 लोगों के स्थानांतरण होना फर्स्ट फेज में, मैं समझता हूँ इससे कोई अव्यवस्थाएं नहीं फैलती हैं। और इसमें भी ऐसे लोग हैं, एक तो प्रकरण में आपको बताऊँ, 18 साल से MS ऑर्थोपेडिक्स है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे हैं, उसकी मदर को कैंसर है और उसको 2-3 साल से डिटेक्ट हुआ था, तो ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि हो जाए, जिससे वो अपनी माँ का इलाज ठीक से लीनियक में करा सके, रेडियोथेरेपी मिल सके, जो गांव में सेवाएं देता है उसको भी एक मौका मिले। ये काम इस सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कई मानवीय आधार होते हैं त्रिपाठी जी, जिनके आधार पर जरूरी होता है। बहुत लोग लाभान्वित भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे इस मुद्दे को दिनेश जी ने पहले ही डाइल्यूट कर दिया है कि अनुशासनबद्ध कैडरबद्ध पार्टी में, कैडरबद्ध पार्टी में कोई जिला अध्यक्ष इस तरह से पत्र लिखे मंत्री को और उसको मीडिया में सार्वजनिक कर दे, ये क्या उचित है? इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे आपके पास। लेकिन धनौपिया जी, आपने सारी चर्चा सुनी, हमारे दिनेश जी ने भी कहा ये तो सिफारिश नेताओं का काम है, आप भी नेता, आप भी सिफारिश करेंगे। लेकिन जो अभी हो रहा है, जो छतरपुर का मुद्दा सामने आया है, जब ओला पीड़ित लोग परेशान हैं, सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे समय पे आपको क्या लगता है, क्या ट्रांसफर बैंक खोलना चाहिए या छतरपुर का जो मुद्दा है उस मुद्दे में आपका क्या? त्रिपाठी जी, जैसा कि आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने, राय साहब ने और बाद में वाजपेयी जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चर्चा का विषय ही नहीं बचा। इतना अच्छा बता रहे हैं, इतना अच्छा, बिल्कुल सब कुछ रामराज की तरह काम चल रहा है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ट्रांसफर आखिर क्यों होता है, ट्रांसफर के पीछे की नियति क्या होती है। कुछ हिस्सा गुप्ता जी ने कवर करने का प्रयास किया है, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक अधिकारी अगर 3 साल तक एक ही जगह पर होता है तो ऑटोमेटिकली ही मस्ट ट्रांसफर टू अदर प्लेस। क्यों नहीं होता, क्यों ऐसी परिस्थिति नहीं बनती? ट्रांसफर इंडस्ट्रीज के नाम से बच्चा फेमस हो गया है, हर आदमी जानता है क्या इंडस्ट्रीज किस तरह चलता है। पैसा कराने का दीजिए, रुकवाना है उसका दीजिए। लिस्ट लंबी चौड़ी निकलती है, सौदे होते हैं, सौदे मैच्योर्ड होते हैं, लिस्ट निकल जाती है, नहीं हो पाते पेंडिंग कर दी जाती है, 3 बार टाइम बढ़ा जाता है। मैं कहता हूं ये बैन लगाना और बैन हटाने की अवस्था ही क्या है?
हमेशा करो, हमेशा ही करिए अगर आवश्यकता है उस आदमी की, उसकी। आप जैसे भी डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि साहब किसी की मदर को कैंसर हो गया है, वो परेशान 18 साल से, ऐसे किसी कंसीडर करके ट्रांसफर करिए। जो आदमी लगता है काम ढंग से नहीं कर रहा है, जनप्रतिनिधि शिकायत की है, उस आदमी की जांच कराइए, बीच में उसको ट्रांसफर करिए। कहाँ बाध्यता है इस बात के लिए, कहाँ वो है। और जहां तक ट्रांसफर के लिए बात ने कहा राय साहब ने, बच्चों के एडमिशन हो जाए, तो वो तो हमेशा होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह की बात हो रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत फल फूल रहा है। इनके सारे मंत्री सांसद इसी बात का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन आ गए। ट्रांसफर उद्योग और अच्छे दिन। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी चलती है ट्रांसफर के नाम पे, हमारी जानकारी में भी है। आप अभी तो मैं नाम नहीं बता सकता हूं, मैं बता दूंगा डॉक्टर वाजपेयी जी को कि उसका नाम ट्रांसफर में शामिल कर लिया गया। उसने हाथ जोड़े, सेवा की बात हुई, और मैं दावे से कहता हूं सब ट्रांसफर रुक जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं व्यक्ति के नाम नहीं, उसका नाम मत लीजिएगा, नहीं दूंगा ना, माध्यम से रुक जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये मत करिएगा। लेकिन धनोपिया जी, हम थोड़ा सा आपको यहाँ रोकेंगे। आपने कहा ट्रांसफर में बैन लगना ही नहीं चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये ट्रांसफर में बैन लगना, खोलना, ये कांग्रेस की ही परंपरा रही है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। बात जब हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, मैं इसको बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की बात आज कितने 11 साल हो गए हैं ना, आप कांग्रेस के नाम पर करते रहोगे तो आपका ही के लिए कुछ कर रहे हो। आप तो दूसरों से बदलाव की बात करके आते हो ना, आप टेक्नीशियन, आप कहिए कि अच्छा काम है, हम वो करेंगे। मगर इंडस्ट्रीज बना दिया है ट्रांसफर को लोगों ने, पूरे प्रदेशों के अंदर बना दिया है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक के ये अच्छे दिन आते हैं। लोगों की साइकिलें बिक जाती हैं, बोलेरो और स्कॉर्पियो आ जाती हैं, बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, ट्रांसफर उद्योग इस तरह हावी हो गया मध्य प्रदेश का। चलिए, ऑटो में नहीं चल रहे हैं जी, नहीं, आपके तो कार्यकर्ताओं की हालत देखिए, स्कॉर्पियो, बड़े बड़े सायरन, लाल बत्ती नहीं लगी, मजबूरी में वो भी रखी होती, सीटी नीचे लगा लेते हैं रात में वो भी। धनोपिया जी ऐसे नेता है जिनके पास ट्रांसफर उद्योग एक माध्यम हो गया है। धनोपिया जी, हम ये थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे कि किसका काल था। 1988 में दिनेश जी इस बारे में जरूर बताएंगे, पहली बार अगर ट्रांसफर उद्योग नाम दिया गया था तो दिनेश जी संभवतः 1988 में दिया गया था, और 1993 में उस उद्योग मेला भरा था। क्यों दिनेश जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये ट्रांसफर उद्योग का पहले गलत था, आज सही हो रहा है, सामने दिख रहा है। देखिए धनोपिया जी सूची जारी कर रहा है, धनोपिया जी हम आपके पास फिर आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। चाहते हैं कि पहले सब कुछ गलत था, आज सब अच्छा हो रहा है। एक जिला अध्यक्ष, एक अधिकारी का बयान आ रहा है, उसमें चर्चा करने की बात नहीं कर रहे हैं आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के टाइम में तो बहुत कुछ हुआ है, कांग्रेस ने इस प्रदेश को, देश को बहुत कुछ दिया है। चलिए धनोपिया जी आपसे बिल्कुल माफी चाहते हुए हम आपके पास फिर आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा, हम उस पे मुद्दे पे भी बात करेंगे। हमने आपसे पूछा था, आपने छतरपुर वाले मुद्दे में बोला ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप बात बोलने नहीं दिया, आपने बात नहीं दिया, सब अच्छा चल रहा है, अच्छे चलिए मैं फिर मौका दूंगा। ट्रांसफर हो रहे हैं, अरे बेईमानी भ्रष्टाचार का। धनोपिया जी हम फिर मौका देंगे, आप उसमें पूरा बोलिएगा। हम दिनेश जी से जो हमने पूछा था, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक दमोह से दर्शक है हमारे, उनका प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करिए। सर, हमारे देश में जिस तरह से किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर प्रमोशन में वहाँ की राज्य के जनप्रतिनिधि कमाई करते हैं, या फिर नाजायज स्वयं के काम कराते हैं, या फिर विरोधियों की फाइलें अपने अनुसार चलवाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता कि जो ऐसी स्पष्ट नीति बने जो कि पारदर्शी हो और न्यायपालिका का दखल हो, और अधिकारी स्वतंत्र रूप से जनता के हित में काम करें, न कि नेताओं के दबाव में काम करें, और राज्य सरकार के अधिकारी कम हो, और अगर हो भी अधिकार तब अवश्य बिल्कुल ट्रांसफर। प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर नीति बनी है, शुरू में ही मैंने कहा था। हमने एक बार फिर हितेश जी से, आपने चूंकि सवाल किया है तो हितेश जी से उत्तर लेंगे, लेकिन इस ट्रांसफर नीति का पालन कितना होता, चर्चा इस बात की हो रही है। हमारे साथ एक और हरदा से हमारे दर्शक हैं, माफ करिएगा, रीवा से हैं अजय जी। अजय जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रणाम त्रिपाठी जी सवाल करिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफर नीति पे आपकी चर्चाएं चल रही हैं जी, तो ये लोकतंत्र का देश है, डिक्टेटरशिप का नहीं है जी। और ये एक पारदर्शी इस तरह से होना चाहिए कि जो ट्रांसफर डिक्लेयर हो गए उनको कैंसिल करना। विशेष परिस्थितियां अलग है, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की अचानक कोई एजुकेशन समस्या आ गई या दुर्घटनाएं हो गई जी, वो तो एक अलग मैटर है जी। मगर एक रूटीन जो आपका ट्रांसफर है लोकतंत्र में, फिर उसको
ब्रेक करना कहाँ तक जायज है? मैं डीएस राय साहब को जानता हूँ, 97 में अपना सवाल करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दर्शक हैं जी, हम समय ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आप सवाल आपका एक लाइन में चाहिए हमें। मेरा सवाल ट्रांसफर पर है कि जब निरस्त नहीं होगा ब्रेक में किया जाए जी, मैंने एक बार अगर ट्रांसफर हो जाए तो दूसरी बार उसको कैंसिल नहीं किया जाए, आपका यही सवाल है जी। हमारे साथ ग्वालियर से हैं सीमा जी। सीमा जी अपना सवाल करिए। सवाल चाहिए हमें, जो आप अपना सजेशन बाद में दीजिएगा, सवाल आप बता दीजिए। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये नरेगा जो संविदा पे चला रहे हैं उसके लिए अभी तक कोई ट्रांसफर नीति नहीं बनाई गई है, और नहीं बने, अभी बोलते हैं ट्रांसफर होगा और फिर कुछ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सही है, हितेश उत्तर लेंगे। संविदा शर्तों में स्थानांतरण आमतौर पर नहीं होता है। तो क्या उसमें सीमा जी का सवाल यही है कि उसमें नीति नहीं बनाई गई है, क्या नीति बनाई जाएगी? नीति है जी आमतौर पर। इसमें पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, जहां संविदा के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, दूसरा शिक्षा विभाग है, जहां इन्होंने सरकार ने नीति पहले से बनाई हुई है। देखिए अभी मैं हितेश जी की और जनोपिया जी और राय साहब की बात सुन रहा था। देखिए ट्रांसफर उद्योग हुआ क्यों? ट्रांसफर उद्योग हो रहा है वर्क्स डिपार्टमेंट के कारण, जहां सिविल वर्क ज्यादा हैं, आप एरीगेशन, पीएचई और पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होता है। आप देखिए शहरों में डॉक्टर जाना नहीं चाहता, गांव की जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। ये ट्रांसफर उद्योग यहाँ से चालू होता है। यदि आप किसी कहेंगे कि योजना विभाग में ट्रांसफर उद्योग नहीं होगा, ये जितने कमाऊ विभाग, पुलिस विभाग में यदि इंदौर पोस्टिंग चाहिए किसी को, तो वो वहाँ ट्रांसफर उद्योग होगा, क्योंकि उसे जहाँ वहाँ अच्छी प्राइम पोस्टिंग चाहिए। वो प्राइम पोस्टिंग मांगता क्यों है अधिकारी? वो जिस उद्देश्य से मांगता है वो कहीं ना कहीं कमाने के उद्देश्य से मांगता है। ऐसी सिफारिशों को ट्रांसफर उद्योग माना जाना चाहिए कि ये ट्रांसफर उद्योग का पार्ट। ये केवल कुछ 5-10 विभाग हैं जिनमें ये सारी चीजें होती हैं। उन्हीं विभागों में तो कवायद होती है, केवल उन्हीं विभागों में, और प्रॉब्लम भी वही होती है। देखिए क्या है कि जितने भी ट्रांसफर हैं, आप अभी मुझे कुछ मामले मेरे सामने आए थे जिनमें एक मंत्री जी की सिफारिश पर ट्रांसफर नहीं किया, तो वो काफी नाराज हुए प्रमुख सचिव पर, और प्रमुख सचिव को रातों रात ट्रांसफर कैंसिल करना पड़ा। एक मामला ऐसा आया, देखिए एक नए तरह का जो है इस पूरी सरकार में एक नई तरह की कवायद चल रही है, जो आगे आने वाले दिनों में बड़ी गंभीर समस्या का रूप लेने वाली है। वो इस तरह से, देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एसडीओ को ई का चार्ज दिया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उसको आप प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाकर क्यों भेज रहे हैं? यहाँ तबादला उद्योग की बात आती है, यहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है। इस तरह की जो कवायद है वो निश्चित तौर पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई लेन देन, कोई साठगांठ, कोई चीजें हैं। देखिए त्रिपाठी जी, होता क्या है आमतौर पे, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, एक पद पर डेपुटेशन पर भेजा जाना ये शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसको ये नहीं कहना चाहिए कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जहां पर योग्य अफसरों का कई बार अभाव होता है, या जिस जगह कोई जाना नहीं चाहता, डिंडोरी, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, ये छोटे जिले हैं बीएससी ग्रेड के, तो वहां पर आमतौर पे आपने देखा होगा कि प्रभारी नियुक्तियां सभी विभागों में होती हैं। तो कई बार शासन की आवश्यकता भी होती है, उसको एकदम से नकारा नहीं जाता। डॉक्टर साहब, दिनेश जी का ये कहना है कि भारी तादाद में हो रहा है। नहीं, भारी तादाद में नहीं है, संख्या मैंने बताया आपको कि पटल पे है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप 2 दिन पहले की पीडब्ल्यूडी की सूची उठा के देखिए त्रिपाठी जी, उसमें सब प्रभारी बनाए गए हैं। आप मुझे बताइए कि पुलिस में भी सिलेक्टिव अफसर ही क्यों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में पोस्ट होते हैं? नए चेहरे क्यों नहीं आते? और इस बात से सहमत हूं, गिने चुने 50 अफसर हैं जिनको कभी इंदौर मिलता है, कभी भोपाल मिलता है, कभी जबलपुर मिलता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और स्वास्थ्य विभाग का फिर मैं अनुभव बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स में बड़ी संख्या में लोग नहीं जाना चाहते, नौकरी नहीं ज्वाइन करते। हमारा जो वहां पर ज्वाइनिंग रेट है वो 20-30% हो जाता है। जब 500 लोगों की भर्ती होती है 150 ज्वाइन करते हैं। आप सारे विभागों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपका निश्चित तौर पे आप वहां रहे, उसके बारे में नस से वाकिफ है। आप संवाद प्रमुख हैं सत्तारूढ़ दल के, हम सारे विभागों की बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसा कि पीडब्ल्यूडी की बात की, अन्य विभाग की, हम विभागीय दिक्कतें भी रहती है, मैं कहना चाहता हूं। निश्चित तौर पर हम आपके पास फिर आएंगे, हम राय साहब का भी अनुभव इसमें लेना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक दतिया से दर्शक है केसर जी। केसर जी अपना सवाल करें, सवाल करिएगा, हमें राय नहीं चाहिए, संक्षेप में सवाल। लगता है जी, लगता है दतिया से ही अजय हमारे साथ दर्शक हैं। अजय जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हाँ सर जी, ट्रांसफर नीति तो ठीक है सर, हम लोग 16 साल से संविदा पर लगे हुए हैं जी, तो उसके लिए कुछ हो नहीं आया सर। हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, तो सरकार सुन नहीं रही, उसमें कुछ हो सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है, हितेश जी ने सुना है, ये सही प्लेटफॉर्म में ये बात रखेंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले
ये शायद इस तरह की कोई नीति बनाई जाए आप लोगों को निरंतर करने के लिए। जनता के लिए जनता द्वारा सरकार है, तो जनता के लिए जनता द्वारा सरकार है, तो जनता के विषयों को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। जी, हमारे साथ एक रायपुर से और दर्शक हैं, सब्बीर जी अपना सवाल करें, हम सभी दर्शकों का एक साथ उत्तर लेंगे। सब्बीर जी, लगता है सब्बीर जी संपर्क टूट गया। दिनेश जी, हम एक छोटी सी बात रह गई थी, हम राय साहब के पास जाएं, फिर धनोपिया जी तो नाराज होंगे निश्चित तौर पे, हम लेकिन नाराज होने वाली बात नहीं है, लेकिन व्यवस्था से तकलीफ है। लेकिन जो विपक्ष में आपको होनी भी चाहिए। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के भी मापदंड होना चाहिए भाई। आपने कहा कि कटारे जी की चिट्ठी मेरे पास है, कटारे जी की छप्पन छतरपुर की दिख रही है, मैं बता दूं, ये 50 नाम की, मैं बताता और हूं, मैं बता दूं आपको दत्ता मिश्रा की, चलिए नंद कुमार सिंह चौहान की, मैं संख्या बताता हूं, कोई आश्चर्य नहीं है साहब, मैं संख्या बताता हूं, मैं संख्या बताता हूं, ये करने के रेट ये हैं, सुनिए, रोकने के रेट ये हैं, इस तरह की तय होती है। आपके 56 विधायकों में 216 चिकित्सकों की दी है, ये मैं केवल फिर आगे देगा भाई। 56 विधायकों ने जो सूची दी उसमें 216 डॉक्टर्स हैं, यदि वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो व्यवस्था फैल जाएगी। ये केवल कांग्रेस की देन है, वो नहीं किए जाएंगे, बाकी कर दिए जाएंगे। हम बता रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब आपसे और धनोपिया जी आपसे मेरा अनुरोध है, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि चर्चा हमारे साथ दो और अतिथि हैं, चर्चा हम उनसे भी करेंगे, उनका भी अनुभव लेंगे। लेकिन दिनेश जी, जो 1988 1993 की मैंने बात कही थी, धनोपिया जी हमारी तरफ बड़ी गुस्से से देख रहे हैं, उस पे आपसे जो मैंने पूछा था कि उद्योग का नाम पहली बार कब दिया गया? ठीक, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि उद्योग का नाम किस तरह से, देखिए 88 के जो राजनीतिक हालात हैं आप उस वक्त देखिए, उस वक्त जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिनके नाम का उल्लेख आपने नहीं किया तो मुझे भी करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो देखिए उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी किसी सियासत के तहत उन्होंने विधायकों को कोटा फिक्स कर दिया था कि आप इतने नाम दे दीजिए, हम आपके ट्रांसफर कर देंगे। वहां से ये स्टार्ट हुआ है, वहां से मंत्री मुख्यमंत्री विधायकों के यहाँ जमावड़ा लगना चालू हो गया। लेकिन एक चीज देखिए, अभी फर्क 93 में ये आप बात कर रहे हैं, 92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जाती है, 93 में कांग्रेस की सरकार आती है, तो 90 से 92 में जो ट्रांसफर हुए थे उनको कांग्रेसियों के नाम पर हटाया गया था। जब वो किसी पार्टी के दलगत आधार पर हटाए जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता परिवर्तन होगा या उनकी मुफीद सरकार आएगी तो वो अपने ट्रांसफर के लिए फिर से कोशिश करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर होता है जब सत्ता परिवर्तन होता है। अभी जो मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से 11 साल से एक ही सरकार चली आ रही है, उन्हीं के बिठाए हुए अधिकारी हैं, उन्हीं के बिठाए कर्मचारी हैं, तो अब मेरे ख्याल से इसमें इनको ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नीति को यदि ढंग से पालन कर ले तो फिर जो है वो काफी समस्या हल हो सकती है इनकी। हमने इस नीति को परिवर्तित किया है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोदी जी की सरकार, यूपीए की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई, कभी आपको सुनने में आया है कि साल भर होने आ रहा है कि कभी एनमास तबादले वहां पर किए गए हों? नहीं, आप काफी तबादले हो रहे हैं, आप काफी तबादले हो रहे हैं। आप डीओपीटी की साइट देख लीजिए, देखिए ग्रेजुअली हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप देख जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्री मैच्योर जो है लोगों को वापस किया गया सेंट्रल डेपुटेशन से। अब यही तो चीजें होती है ना, उनका टेन्योर पूरा होने से, आप मध्य प्रदेश में कई अफसर टेन्योर पूरा होने से पहले वापस कर, राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं आप, पहले व्यक्ति हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं तो लोग इस पर लेख लिख चुके हैं। नहीं, देखिए दिल्ली की सरकार ने एक भी स्थानांतरण नहीं किया, अगर आप इनके खिलाफ ये ऑन रिकॉर्ड है। चलिए डॉक्टर साहब, धनोपिया जी, दिनेश जी, आप लोगों के पास हम फिर आएंगे। हम राय साहब के पास जाते हुए बीच में ऐसा लग रहा है कि वो असहजता महसूस कर रहे हैं इस बहस में, लेकिन राय साहब ये जो भी मुद्दा आया है, जो भी जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा कि जो विभाग जो कमाऊ पूत है जिनके कह सकते हैं वहां ये होता है, निश्चित तौर पे आप भी यही सोचेंगे वहीं होता है। लेकिन जैसे कि अभी बात की कि दलगत राजनीति के नाम पर अगर स्थानांतरण किए जाते हैं तो इस तरह से बाढ़ आती है। तो आप उस समय भी रहे हैं, 90 में भी रहे हैं, 93 में भी रहे हैं, और वो समय जो हम बता रहे हैं 1988 का भी देखा है। आपका क्या अनुभव रहा? जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, प्रशासनिक दक्षता, स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और मेरिट पे तबादले दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं 88 में भी मेरा ट्रांसफर हुआ था, 89 में, 93 में भी हुआ था, और उसके बाद तो फिर अभी अब नहीं, अनुभव खराब नहीं रहा। तो राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार रहे, वो भले ही ना बताएं बाकी नहीं। देखिए, पहले सामान्य प्रशासन विभाग जो था, सामान्य प्रशासन विभाग ये अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में बहुत ही सही तरीके से काम करता था। अभी जो बातें सुनने में आती हैं, और कुछ लोग मेरे पास भी अप्रोच करने आते हैं कि आप मेरे लिए किसी को कह दीजिए, तो अब तो मुझे ये लगता है कि जो गुप्ता जी कह रहे हैं 5-6 विभाग खास, ऐसा नहीं है।
यदि शिक्षक को भी ट्रांसफर कराना है या कहीं शिक्षा विभाग में बहुत मारा, हाँ शिक्षक हो या कोई विभाग हो, एग्रीकल्चर, एक मैं उदाहरण मुझे मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का परिवार था, उस पंचायत इंस्पेक्टर बना, उसको अपने स्थानांतर कैंसिल कराने के लिए उसको इधर उधर प्रयास करना पड़ा। आप इशारा समझते हैं, हाँ ये इशारा जी की तो ये मेरे नॉलेज में केस है हमारे पास, जबलपुर का केस है। अभी मैंने सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन लोगों के पत्रों की संख्या नहीं बताई। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो लोग पैसे लेके पत्र लिखते हैं, हमारे पैसे नहीं दे रहे उसको ट्रांसफर करिए, वो तो नहीं है, वो पैसे लेके लिखते हैं क्या? किसी मजबूर की ये उद्घाटन है नरोजिया जी, सिफारिश करना हमारी, मतलब आपका विधायक दल पैसे लेके खत लिखता है, कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब पत्र तो कोई भी लिख सकता है, मुझे ध्यान है एक बार पैसे लेके लिखते हैं, क्या हो रहा है, अधिकारी साहब बोल रहे हैं। नहीं ये नई बात बताइए आपने, आप देखिए ना सामने है, आपके विधायक को बोल रहा है, मतलब पैसे लेके अधिकारी बोल रहा है साहब सेवा नहीं की, इसी ने ट्रांसफर करवा दिया। अब समझ में आया मुझे आपके भ्रष्टाचार का अगला आलम यह है कि आप लोग रिश्वत दी है, ट्रांसफर कराने का ये, कैंसिल कराने का ये, सत्ता में नहीं रहने पर आपके चेहरे पर नूर इसी बात का दिखता है, लगता है। जी जी, हमारे राय साहब बोल रहे थे, उनकी टिप्पणी पूरी नहीं हो पाई, उनकी टिप्पणी। दूसरा है जो मेरे कई सालों का अनुभव है, यद्यपि जब मैं रिटायर हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक आ चुकी थी, जो सहिष्णुता या सहनशीलता है वो भी नेताओं में दिन पे दिन कम होती जा रही है। जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो हमारे विरुद्ध होगा और हम उसको अपने स्थान पर नहीं। आपकी कॉफी दूसरे फ्लेवर की है। नहीं डॉक्टर साहब हम आपके पास आएंगे, राय साहब की टिप्पणी पूरी हो जाएगी। अगर आपकी हाँ मिला है तो ठीक है, वरना आदमी के बारे में बना लेते हैं आप लोग। राय साहब को बोलते अपनी पूरी बात तो कर लीजिए, हम आएंगे आपके पास। बता रहा हूँ रिटायर्ड IAS अधिकारी के रूप में बुलाया गया है जी, और मैं रिटायर्ड IAS अधिकारी के साथ एक नागरिक भी हूँ, तो मैं दोनों बातों को मिलाकर अपनी बात बोलता हूँ। इसमें राजनीति तीसरी भी मिला रहे नहीं है, राजनीति नहीं, राजनीतिक कलर बिल्कुल नहीं है। वो राय साहब का ये कहना है कि ये धीरे धीरे ये गंभीरता खत्म होती जा रही है। हाँ, खत्म होती जा रही है। जो एक परंपरा थी वो उस पर कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। सहनशीलता, सहिष्णुता, और इसका उदाहरण ये है कि पिछले कई 10-12 सालों में सरकारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर हमले, मुकदमा या मारपीट, गाली गलौज, इस प्रकार की अभद्रता के बहुत सारे सैकड़ों हजारों मामले हैं जो ये पहले देखने में नहीं आते थे। जो सत्य है वो तो मैं बोलूंगा, थोड़ा सा ये मर्यादा की कमी हुई है। ये आपका चुना हुआ सत्य है राय साहब। ये चुना हुआ, ये तो मैं अगले बार में आंकड़ों से बताऊंगा, आंकड़ों से आगे आ रहे हैं, हम आप ही के पास आ रहे हैं, राय साहब का पूरा हो गया। 3 चुनाव हो गए हैं, यदि ऐसा होता तो हमको बहुसंख्यक अधिकारियों कर्मचारियों के मत मिलते हैं। कैसे मेरे विचार डर के मारे दबाव में दिए लोगों ने। ये तो विधानसभा में सरकार का जवाब है, हजारों लोगों के साथ मारपीट। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बढ़ा है, थाने के दार से साफ कर रहे हैं अधिकारी, हॉस्पिटलों का जाके क्या कहते आप तो वकील है, आप जानते हैं। आपका नंबर जब तक हम आपके पास आते हैं आप पूरा कर लेते हैं। एक बार राय साहब की टिप्पणी पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। दूसरा, जो गुप्ता जी ने एक बात कही कि प्रभारी अधिकारी वाला, जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री प्रभारी अधिकारी का जो सिस्टम है, ये तो शासन चाहे जो भी हो, चाहे 15 साल पुराना शासन हो या 10 साल का शासन हो, ये इसके ऊपर एक टिप्पणी है। हम DPC नहीं कर पाते, हम ई का पद भर नहीं कर पाते, हम SDO को ई का प्रभार बना देते हैं। और एक विभाग जो गुप्ता जी बोलना भूल गए, स्थानीय शासन विभाग, जो टैक्स कलेक्टर है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है, वो CMO के चार्ज में है। ऐसे पूरे प्रदेश की अधिकांश नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में चपरासी तक चार्ज में चपरासी तक इस व्यवस्था को ठीक करना ये शासन की प्राथमिकता होना चाहिए, शासन किसी का भी हो, और तब ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और ये जहां तक मैं समझाऊं, देखिए जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों से असंतुष्ट या संतुष्ट होना एक आम बात है। एक आदमी, एक अधिकारी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। जो असंतुष्ट है, राजनीति में है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार तो है, चाहे यदि वो संगठन का आदमी है तो कई बार वो वैध बात कहता है। हाँ, प्रभारी मंत्री आप कहिए बात को, प्रभारी मंत्री को कहेंगे। मेरे कार्यकाल में भी एक बार ऐसी बात हुई थी, एक नेताजी अधिकारियों से पैसे लेते थे, ऊपर से दबाव डलवाते थे। फिर एक बार मुझे मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि साहब इनको ट्रैप कराने की बात चल रही है नेताजी को, बहुत जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तब जाके उनका दबाव कम हुआ। तो ये पहले पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो लोग सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते, एक मिश्रण होता है। हमको इन तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। राय साहब, हितेश जी हम आपके पास तो आएंगे ही, क्या ट्रांसफर जो नीति आपकी बनी है उसका पालन हो रहा है? छतरपुर के हमें नहीं लगता कि पालन हो रहा। छतरपुर की जो भी हमारी स्टोरी है
जो भी कथा है वो इसी ओर इंगित करती है। लेकिन धनोपे जी, आप काफी देर से, आप तो खैर आपको बोलने नंबर आपके पास जाने की जरूरत नहीं, आप पहले ही बोल लेते हैं, लेकिन जो बोलने उनका भी विषय, बात तो सुनिए सर जी, मेरी बात तो सुनिए जी। राजनीति में पारदर्शिता की बात होना चाहिए। जिस तरह का, अगर डॉक्टर वाजपेयी एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पद पर बैठे हुए हैं, क्या ये कहना चाहते हैं कि जिस जिला अध्यक्ष ने इस तरह की बात करी है और अधिकारी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कार्रवाई या जांच कमेटी गठित की है के साथ के स्तर पर? अच्छा धनोपिया जी, क्या कांग्रेस, आपने कहा बिल्कुल रेट फिक्स है, इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी है, जो इस पद पे है, क्या कांग्रेस के समय भी ये रेट फिक्स थे? क्या कांग्रेस के टाइम पर रेट फिक्स नहीं थे, कांग्रेस के टाइम पर फिक्स नहीं थे। आज की मैं बात जो कहना चाहता हूं, आपने सुना नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये ट्रांसफर कराने का ये, कैंसिल कराने का ये, और लोगों की लिस्ट बन जाती है कि किस किस के पास से माल आना है, और सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात इसे लग जाते हैं लिस्ट बनाने में, इसका ट्रांसफर यहाँ कराओ, इसका यहाँ कराओ, इसका यहाँ से लो, इसका वहां से लो। थोड़ा सा रोकेंगे, एक हमारे साथ दर्शक है सागर से, ओम पाटीदार जी, जो आगर से, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। ओम पाटीदार जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। जी सर, मेरा सवाल हितेश वाजपेयी जी के लिए है, डॉक्टर साहब के लिए जी। मेरा ऐसा कहना है श्रीमान की, जैसे कि जो पार्टी है, मंत्री है, विधायक है जी, वो जो ट्रांसफर करवाते हैं तो वो तो अपनी मर्जी से करवा लेते हैं जी, लेकिन सरकार की जो नीतियां बनती है उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी भाजपा के और सभी जागरूक व्यक्तियों के कंधों पर होती है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बिल्कुल, मतलब कर्मचारी भी जमीनी स्तर पर फैले होते हैं, तो क्या निचले स्तर से फीडबैक लेकर के कर्मचारियों का जो लोकल बॉडी में काम कर रहे हैं, जो पंचायत स्कूल है, जो फिक्स नहीं चल रहे योजना। चलिए, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया पाटीदार जी, आपका निश्चित तौर पे हितेश जी आपका सवाल समझ गए होंगे, हम उत्तर लेंगे। हमारे साथ इंदौर से चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है, आप संक्षेप में सवाल करिएगा, लंबा हमारे समय समाप्त हो रहा है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा संग में ये एनवीडीए की बात है कि एनवीडीए इंदौर में क्या है कि ये इंजीनियर उस समय थे जिस समय ये चार्ज दिया गया, और अभी भी क्या है, इंजीनियर के आवेदन लगे हुए हैं मगर नहीं दिया, और ये लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं और वो ये सब चलते ही रहता है यहाँ। बिल्कुल, मतलब आपका सवाल क्या है कि किसी कनिष्ठ आदमी को चार्ज दे दिया गया सीनियर को? हाँ, जो अभी सब इंजीनियर बना और उसके बाद में चलिए, आपका निश्चित तौर पे सवाल आ गया है, हम आपका उत्तर लेंगे। आपने सुना होगा हितेश जी, यही बात दिनेश जी ने भी उठाई है कि प्रभार दिया जा रहा है, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसडीओ हैं, उसके बाद सब इंजीनियर को प्रभार दिया जा रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि बहुत सारे विभागीय आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जिलों का प्रेफरेंस लेके कई बार अधिकारी कर्मचारी चलते हैं कि उनको इन जिलों में जाना या न जाना, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश के कई जिले उनकी दृष्टि से शायद वो रहने योग्य नहीं मानते हैं। ये बहुत जगह देखा जाता है, और इस बात को हमने गंभीरता से अध्ययन करने के बाद, चूंकि प्रशासकीय दायरे में आता है कि आप एक पोस्टिंग ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया, आप दे सकते हैं प्रभार, तो बी ग्रेड के अधिकारियों को ये चीज़ दी जाती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि योग्यता, आवश्यकता दोनों को ध्यान में रख के इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस कैडर की आवश्यकता होती है उस कैडर की उपलब्धता नहीं होती है, इस कारण भी जैसा कि राय साहब ने बताया, डीपीसी का समय पर नहीं हो पाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय रहता है। पर मेरा अनुरोध ये फिर भी ये है कि ये राजनीतिक विषय ना होकर दैनंदिन का, ये पूरी तौर पे प्रशासनिक विषय है। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, ये पूरी तरीके से प्रशासनिक विषय है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं, एचओडीज और सेक्रेटरीज जो होते हैं, उनको मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में यदि कोई ऐसी बात कहीं पर दिखाई दे रही है तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए, और यदि उसके पीछे किसी भी किस्म की ऐसी कोई रणनीति दिखती है तो मुझे लगता है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो अभी अमूमन हमें नहीं दिखाई देती है। जी हितेश जी, हमारा एक और सवाल है आपसे। एक मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे, आज से 9 साल हो गए लगभग इस निर्देश को दिए, कि जो लिंगानुपात में जो अंतर आ रहा, ऐसे 9 जिले उन्होंने चिन्हित किए थे, और ये निर्देश दिया था कि वहां कलेक्टर, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी महिला ही हो। अभी तक उसका किसी भी तरह से पालन नहीं हो रहा। अगर मुरैना की बात छोड़ दे तो बाकी 8 जिले हैं, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दमोह है, ये इनमें एक में भी महिला कलेक्टर नहीं।
बहुत अच्छी बात आपने कही है। महिला अधिकारियों की भी कमी है कलेक्टर्स के लिए। और दूसरी बात, माननीय मुख्य सचिव जी ने, ये मैं उनकी तरफदारी करते हुए बोल रहा हूँ, 2 या 3 बार इस प्रस्ताव को विभागों में समीक्षा करके और आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास किया है। और हमारे पास अगेन ऐसे कलेक्टर्स की उपलब्धता भी नहीं, विलिंगनेस भी होना चाहिए वहां पर जाएंगे। कलेक्टर कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता त्रिपाठी जी जिसको हम बलात् भेज दें या प्रशासकीय आधार पर भेज दें। छोटे कर्मचारी तो काम कर लेते हैं, हम यदि उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं भेजेंगे तो दिक्कत होती है। और महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, या कहना चाहिए उनके जीवन का हिस्सा रहती है, मैं दिक्कत नहीं कहूंगा इसको, कि उनका परिवार उनको साथ लेकर चलना होता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी महिला अधिकारी क्यों नहीं हो। उनके साथ उनके पति की भी पोस्टिंग होती है, उनके साथ उनके बच्चों की पढ़ाई और बाकी व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि महिला अफसरों के साथ किसी भी कैडर की वो हो, ये दिक्कतें और ये उनकी चुनौतियां उनके जीवन की होती है, जिसकी तरफ मानवीय दृष्टिकोण रखना प्रशासन का एक कर्तव्य होता है। निर्देश के बाद भी मुख्यमंत्री की इसका पालन मुख्य सचिव जी को कराना है। और उन्होंने 2-3 बार इस विषय की समीक्षा करी। आप उनसे बातचीत करिए और बताएंगे आपको इसकी चुनौतियां क्या है। जिन 9 साल से अभी तक नहीं हुआ। नहीं होता है। जयश्री कियावत जी हैं, वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, दीपाली रस्तोगी जी अपनी सेवाएं नहीं, हम उन 9 जिलों पे जो चिन्हित किए गए हैं। एग्रीड, मैंने आपको बताया ना, ये चुनौतियां हैं। अब मैं कोई प्रशासन का हिस्सा तो हो नहीं ना, मुख्य सचिव की हैसियत से यहाँ पर बैठा उनके प्रतिनिधि की ओर से, वो आपको ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग जो है वो बताएंगे। सूची तो क्योंकि मंत्री जी के पास रहती है आपस है ना, संगठन का ये अंदर का घालमेल क्या है। धनोपिया जी, सूची कैसे धनोपिया जी, वो सारी सूचियां पड़ी नरोत्तम मिश्रा जी के पास। मतलब आप जाएंगे, आपको जानकारी दे देंगे। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी आने वाले सदन में खड़े होकर ये सवाल करें, कांग्रेस के विधायकों ने मुद्दे से भटक रहे हैं। धनोपिया जी धोखा है, बेईमानी है, धनोपिया जी मुद्दे से भटक रहे हैं। लग रहा है धनोपिया जी कोर्ट में बिल्कुल बहस कर रहे हैं जज के सामने। वो उद्योग है ना, आपने बताया चल रहा है। धनोपिया जी हमारे पास आ रहे हैं। चिट्ठिया है, इसका मतलब उद्योग है, वरना बताइए आपस में 56 विधायकों की गाड़ियों में पेट्रोल जा रहा होगा, डीजल उसी तरफ। धनोपिया जी मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। धनोपिया जी एक मिनट माफ करिएगा, धनोपिया जी मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। रेट भी नहीं है आपके यहाँ तो। डॉक्टर साहब हमारा आपसे एक सीधा सवाल है। सवाल ये है कि जो भी छतरपुर में हुआ है, क्या उस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से जवाब तलब किया जाएगा संगठन की तरफ? देखिए धनोपिया जी, आपसे हम बाद में आएंगे, डॉक्टर साहब को उत्तर देंगे। हर नागरिक का इस प्रदेश में अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपनी अनुशंसा लिखकर जनप्रतिनिधियों को भेज सकता है। और मुझे नहीं लगता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि उनने करी है। और वह देखने का काम फिर मंत्रियों का है, प्रभारी मंत्रियों का है कि उस पर क्या एक्शन होना चाहिए। वो पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है। मैं तो दर्शकों से भी मांग करता हूं कि आप इसमें शामिल होइए और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं पुरस्कृत होना चाहिए, और जो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उनकी शिकायतें भी आना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, जिससे कि आइए हम सब मिलकर इस प्रदेश के कार्यपालिका को भी बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मुख्यालय से आपके जिलाध्यक्ष तक फोन पहुंच गया है। पहले उन्होंने चिट्ठी दी, सार्वजनिक की, उसके तुरंत 2 घंटे बाद उन्होंने सफाई भी दे दी। पटेल साहब, हाँ, तो मतलब बात हुई आपकी लगभग आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, और आप उनका चेहरा देखिए और दूसरे अधिकारी का, दोनों का दिखाइए, आप उनकी फेस रीडिंग कर लेंगे कि उसमें से तेज कौन है, बदमाश कौन है। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। अधिकारी बदमाश है, आपकी नजर सारे अधिकारी बदमाश है डॉक्टर साहब। मैंने आपके कहना चाहते हैं, आपके चेहरे पे कोई टिप्पणी नहीं, आप कहना यही चाह रहे हैं। हमारे पास और भी गेस्ट हैं। दिनेश जी, जो हमने एक सवाल किया था, 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने जो लिंगानुपात वाला मामला, आपको तो मालूम ही होगा, अभी तक एक सामान्य तौर पे कभी वहां महिला कलेक्टर या महिला दूसरी अधिकारी पदस्थ करने का प्रयास भी नहीं किया गया। देखिए त्रिपाठी जी, एक तो मैं ये भ्रांति आपकी दूर कर दूं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई निर्णय है। 2001 में जब जनगणना के आंकड़े आए थे, उस वक्त जिन जिलों में ये समस्या थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये दिग्विजय सिंह की सरकार में इस तरह की एक सोच आई थी कि महिला कलेक्टर को पोस्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली उस सरकार ने ये प्रयोग करके देखा, ये फार्मूला चला नहीं उसमें, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं आता। महिला कलेक्टर उतना मूवमेंट नहीं कर सकती। देखिए कि आज टेक्नोलॉजी काफी बदल गई है। डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि आज कहीं भी जो जिन जिलों में ये समस्या है लिंगानुपात की, वहां जो है भ्रूण हत्या की भी बहुत समस्या है। वहां पर जो है अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई कि आप ऐप पर आज पता लग जाएगा कि किस जो है सेंटर में क्या आपने जो है डिटेक्ट किया हुआ है।
आज वो समस्या नहीं है। कलेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको उस सब्जेक्ट को लेकर सिंसियर होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सरकार को अपनी विल पावर दिखानी होगी कि ये हम करना चाहते हैं और ये लिंगानुपात इसमें समान करना चाहते हैं। जब तक बिल पावर नहीं है तब तक ये संभव नहीं लगता मुझे त्रिपाठी जी। ये है, इसलिए ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि इसमें सुधार भी आ रहा है जी। तो इस छतरपुर वाले मुद्दे में दिनेश जी आपका क्या कहना है? फाइनली चूंकि हमारा समय साथ हो रहा है, आपकी आखिरी टिप्पणी ले रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए छतरपुर का मुद्दा आप देखिए, जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी आपको एक वाकया याद हो, एसपी खरगोन ने, शायद खरगोन के ही एसपी थे, उन्होंने तो मेंशन कर दिया था अपने ऑर्डर में। अब अल्टीमेटली ऊपर से नीचे की तरफ ये चीजें जा रही हैं, ये नीचे से नहीं आ रही हैं। आप उन्होंने लिखा तो वो उनका जिलाध्यक्ष भी लिखेगा, फिर बाद में वो एसपी को अपने ऑर्डर को संशोधित करना पड़ा। देखिए ये प्रशासनिक प्रक्रिया में ये नहीं हो सकता कि किस नेता ने ये सिफारिश लिखी है। जनप्रतिनिधि ने एक अपने जो है मंत्री को या प्रदेश अध्यक्ष को किसी को भी चिट्ठी लिखी है, वो ऑफिशियल हिस्सा नहीं हो सकता। और उसका परीक्षण देखिए, उन्होंने एक सूची भेज दी, कोई जरूरी नहीं है विभाग उसका पालन करे, उसका परीक्षण होगा, यदि क्राइटेरिया में आएगा तो हो जाएगा। या फिर एक चीज और जो हितेश जी कहना भूल गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मैं उसी पर आ रहा था। एक चीज जो हितेश जी कहना भूल गए थे कि किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, उन्होंने बताया था किन किन बहुत सारी चीजें बताई थी। उसमें एक सुविधा संतुलन शब्द भी है जो प्रशासन में चलता है कि सुविधा संतुलन का ख्याल रखा जाता है। सुविधा संतुलन का शब्द का उपयोग यही किया जाता है कि आपसी सहमति से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो भी डेवलप हो जाए उसके हिसाब से पोस्टिंग हो जाती है। जी जी, हम सुविधा संतुलन का मतलब सीधा सीधा है हिसाब किताब। धनोपिया जी आ रहे हैं, हम इस मुद्दे पे राय साहब की टिप्पणी ले लेते हैं। राय साहब, आप हमारा समय समाप्त हो रहा है। बोल रहा था जी, ये राज्य शासन या प्रशासन की इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि हमको कलेक्टर महिला भेजना है, जब महिला कलेक्टर डिंडोरी में काम कर सकती है, महिला कलेक्टर झाबुआ और धार में काम कर सकती है, तो महिला कलेक्टर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना में भी काम कर सकती है। पहला। दूसरा, विभाग के जो मंत्री जी होते हैं और पीएस की आपसी समन्वय और मंत्री जी का दृढ़ निश्चय या मंत्री जी का डिसिप्लिन, इच्छा शक्ति, इस पे डिपेंड करता है कि तबादलों का विवाद कैसे खत्म हो और तबादले कम से कम और जायज कैसे हो। जी, पहली चीज तो कोई विवाद ही नहीं है। जी, मैं आ रहा हूँ आखिरी में डॉक्टर साहब आप ही के पास आएंगे, हम धनोपिया जी के पास चलते हैं। धनोपिया जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पे, पूरे बहस में आपकी आखिरी टिप्पणी। ये कहना है ट्रांसफर के मामले बड़े स्पष्ट नीति होना चाहिए। ट्रांसफर किसी की रिकमेंडेशन का सवाल नहीं है, रिकमेंडेशन के साथ साथ नियमों के साथ होना चाहिए। किसी आदमी का रिटायरमेंट है, उसके पहले 1 साल के पहले ट्रांसफर मांगा दे देना चाहिए। किसी आदमी को 3 साल हो गए हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए। और रिकमेंडेशन लगाती है वो वास्तविकता के साथ है, अत्याचार उस पर हो रहे हैं और उसी को अगर सजा है उसकी जांच कराकर उस पर निर्णय लेना चाहिए। और जैसे छतरपुर जैसे लोग जो लोग हैं, ये चावल के एक नमूना है आपके सामने। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सूचियां बना रहे हैं और इस तरह धंधा कर रहे हैं। जी जी, धनोपिया जी, आपका जो मंतव्य आपका था वो समाप्त हो गया। जी जी, डॉक्टर साहब समय समाप्त। देखिए, मैं धनोपिया जी की इस बात से सहमत हूँ और यही कारण है कि शासन ने स्थानांतरण नीति हर बार रिवाइज होती है और उसको बेहतर करने का प्रयास किया है। चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे कारणों की बात हो, या फिर उसमें जो बिंदु हैं, जो शर्तें हैं, उनकी बातचीत हो। और संख्या को लेकर बहुत स्ट्रिक्टली जो 15% का जो अपना नियम है उसको फॉलो किया जाता है, सख्ती से फॉलो किया जाता है, उसके अंदर ही किए जाते हैं, जो कि शासन बताएगा भी। हाँ, लेकिन कांग्रेस के 56 विधायकों से मेरा अनुरोध है कि धनोपिया जी की सीख पर वो आगे बढ़े। कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी भी इस बात पर ध्यान दें। धनोपिया जी के मंत्रालय बैठ के सूचियां जारी कर रहे हैं, मुद्दा दूसरी तरफ चला गया। डॉक्टर साहब, अगर छतरपुर जैसी घटना अगर हर जिले में होगी तो क्या आपको नहीं लगता है कि अराजकता का माहौल हो जाएगा? जी, जिला अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी प्रभारी मंत्री को लिखी। नहीं, इसी तरह हर जिला अध्यक्ष क्यों नहीं लिखे? सारे अधिकारियों को हटाने का, तो अराजकता का माहौल नहीं हो जाएगा। इसमें क्या अराजकता है? बताइए ना क्या अराजकता है? भाई, आपको कहीं पर कोई कमी दिखती है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए मुझे चिट्ठी लिख देते हैं, तो उसमें मुझे बताइए ना क्या अनैतिकता है। या तो आप वो बताइए क्या अनैतिकता है, तो फिर उसमें बात की जा सकती। केवल ख्यालों में क्या बात की जा सकती है? नहीं, उन्होंने 1, 2, 3, 4 पर करीब 12-15 अधिकारियों को लिखा है कि इनको तुरंत यहाँ से भगाओ। देखिए, एक जिला अध्यक्ष के पास 12 से 18 मंडल होते हैं, यानी कि इतनी विधानसभाएं होती हैं। नहीं, सारे वहाँ के लगभग बड़े अधिकारियों को बाहर भगा देते हैं। बड़े अधिकारी नहीं, आपकी सूची में देख रहा था, बड़े अधिकारी नहीं है। बताइए, मैंने कुछ गलत कार्य नहीं किए, वो केवल इसके कारण उनका चिट्ठी गलत है, उस अधिकारी ने बताया है। दिनेश जी, उस अधिकारी का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास भी है और सहकारिता विभाग के पास भी है, तो इसलिए उस पर आप चर्चा कल रखिएगा। मैं आमंत्रित बिल्कुल रखेंगे, मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब हमारा समय, मैं पूरी फाइल आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा समय समाप्त हो रहा है। आप हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनोपिया जी, निश्चित तौर पे आपने जो जोश खरोश के साथ बात रखते हैं, झूठे को भी सच, सच को भी झूठा कर सकते हैं, निश्चित आपका भी बहुत भाजपा के लोग करते हैं इस तरह का। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, तबादला प्रशासनिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। कभी जरूरत के हिसाब से तो कभी सजा के बतौर तबादले किए जाते हैं, लेकिन जब इसमें सिफारिश का तड़का लगता है तो स्थितियां बदल जाती है। सत्ताधारी दल के नेता तो तबादले को अपना अधिकार मानने लगते हैं। वो या तो अदावत निकालने के लिए कर्मचारियों की बदली करता है, तो कोई किसी अपने को मनचाही जगह तैनात करने के लिए जोर लगाता है। बस इसी के साथ तबादलों पर तकरार होने लगती है। यही वजह है कि ट्रांसफर सीजन थमने का नाम नहीं ले रहा। नेताओं के दबाव में सरकार को इसकी तारीख बढ़ानी पड़ती है, फिर भी तबादला नीति के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के इस मामले में नेताओं के दखल पर हमारी सलाह है कि संभल जाइए, वरना कहना पड़ेगा बात बहुत मामूली सी थी, उलझ गई तकरारों में एक जरा सी जिद ने कुनबे को बदनाम कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे